हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे पीएससी सीरीज का पार्ट नंबर 43 जनरल स्टडीज का कंप्लीट पोर्शन होता है, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ स्टैटिक और करंट भी आपको देखने को मिलता है। बट आज के क्लास में मैंने करंट अफेयर डाला नहीं हूँ। फॉर वेरियस एग्जाम्स ऑफ जेएसएससी, जैसे कि आप लोग बोलिए सीजीएल हो, एक्साइज हो, एसआई हो, सब में आपको फायदा पहुंचाएगा लेक्चर, और साथ ही साथ जेपीएससी का भी जो है एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। और इसमें एक सेक्शन होता है जिसका नाम है जेपीएससी कॉर्नर। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी 2021 का चल रहा है। 2021 में जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था उसका जो है मैं पेपर 1 अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप लोग वेट कीजिए। और इसका नाम आप लोग जरा बताइए कि इससे कंपाउंड यहाँ पे दिख रहा है उसका नाम क्या है। इन कोर्स ऑफ वीडियो आपको पता चल जाएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर लगे कि फ्रूटफुल है तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। क्विज के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। अभी जो है क्विज नहीं डाला जा रहा है क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है। थोड़े दिन के बाद जो है सब चीज़ अपडेट किया जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास का पार्ट नंबर 43। तो इंपॉर्टेंट डेज वाला सेक्शन में आज हम लोग देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती, जो सेलिब्रेट किया जाता है 23 ऑफ जनवरी को। तो 23 जनवरी को इनका बर्थडे है। 1897 में इनका जन्म हुआ था कटक में, और कटक में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इनके द्वारा तो पता होगा दिल्ली चलो एक नारा दिया गया था, और एक तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दो स्लोगन इनके बारे में याद रखिएगा। और एक द इंडियन स्ट्रगल, एक बुक था इनके द्वारा, इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। तो ये बुक याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके ना, द इंडियन स्ट्रगल। और एक और बुक है एन इंडियन पिलग्रिम। इंडियन पिलग्रिम, दो बुक याद रख लीजिएगा इनके बारे में। और इंडियन स्ट्रगल को बहुत बार पूछा गया है। ओके, इनको जो है नेताजी नाम कौन दिए थे, आपसे क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो याद रखिएगा। ये कटक उड़ीसा में इनका जन्म था, तो आज यह इनका जयंती है। और एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, 1943 में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि 1943 में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। और इनका जो है जर्मनी में, ये चीज़ याद रख सकते हैं। दूसरी बात है, और क्या था, हाँ 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था। हरिपुरा सेशन कांग्रेस का, तो उसको प्रेसाइड यही किए थे। हरिपुरा कहाँ पे है, ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा सेक्शन 2, उसमें जनरल नॉलेज हम लोग देखेंगे। ज्योतिबा फुले वाज एसोसिएटेड विथ, ज्योतिबा फुले का संबंध किससे था, तो एंटी कास्ट मूवमेंट से थे, यानी कि जातिवाद को लेकर ये काफ़ी आवाज़ उठाए थे। आइए कुछ देख लेते हैं इनके बारे में। तो ही फॉर्म्ड सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था 1873 में, याद रखिएगा इनके बारे में, काफ़ी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है। और ये कब हुआ था फॉर्म, ये भी याद रखिएगा, किनके द्वारा किया गया था, इस भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये जो है ये गर्ल स्कूल भी खोले थे पुणे में, एलोंग विथ हिज वाइफ सावित्री बाई फुले। तो सावित्री बाई फुले का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। तो उन्हीं के साथ मिलकर एक गर्ल स्कूल भी पुणे में खोले थे। और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो हुआ था 1930 का हुआ, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो ये सब कुछ याद रख सकते हैं। यहाँ पे पुणे जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुणे में बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि बोलिएगा तो एड्स अनुसंधान संस्थान है, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका जो है एड्स अनुसंधान संस्थान वहीं पे है। दूसरी बात है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, NCL भी वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और FTTI भी आपको पुणे में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इज पब्लिश बाय, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो यह पब्लिश किया जाता है एनुअली यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो इसके बारे में याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। और इंडिया का रैंक देखिएगा 2022 में, तो यह 136वां है, तो इसको याद रख सकते हैं अगर पहले एग्जाम हो जाता है तो, अदरवाइज आपको 2023 का याद रखना होगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक प्रस्तुत करते हैं, कुछ याद रखिएगा। कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कोई जो है बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंस्टीट्यूट है जो प्रस्तुत करता है, तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और 2022 में भारत का रैंक 135वां था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, बिना बॉर्डर के काम कर रहा है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है सो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि HDI है, वह UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए कहा था ना रेगुलर रहिए। देखिए बहुत दिन बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे भी आज दिक्कत हो रहा है। HDI में क्या क्या शामिल होता है और किसके द्वारा यह जो है तैयार किया गया था, आप लोग ये बताइएगा। HDI में कौन कौन सा क्राइटेरिया शामिल होता है, बताइए जरा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
आंसर इसका सी हो चुका है। सराट को देख लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्री इज हजार्डस फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जो है कौन सा ट्री काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, तो वह यूकेलिप्टस का ट्री होता है। तो ये काफ़ी प्रोबेटिक ट्री होता है, जहाँ पे यह उग जाएगा तो वहाँ का जो देखिएगा जो सॉइल में फर्टिलिटी होता है उसको एब्जॉर्ब कर ही लेता है, साथ ही साथ वहाँ का वाटर भी जैसे ना ज़्यादा यह एब्जॉर्ब करता है। तो आसपास जो प्लांट होते हैं उनको वाटर नहीं मिल पाता है, तो अंततः वो लोग सूख जाते हैं। तो यही कहानी है यूकेलिप्टस का। तो यूकेलिप्टस के बारे में याद रखिएगा। मूल रूप से ये यूकेलिप्टस प्लांट है वो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में पाया जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा, मूल निवासी वहीं का है। बाकी कुछ यहाँ से ना इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है, इसके बारे में देखिएगा। पहले भी मैं आपसे टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था और आज भी बता रहा हूँ। यहाँ पे एनिमल्स के साथ ना मुझे प्लांट्स भी लिखना था, ये अब छूट गया है। तो एनिमल और प्लांट्स का कुछ साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग इसे गो थ्रू हो जाइएगा, ओके ना। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सर्पगंधा भी आपसे पूछा सकता है, साल तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पता होगा क्यों, और प्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीस तो बहुत बार पूछा गया है। तो ये सब चीज़ें एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स। तो सैयद मोदी जो होता है वह बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन में 2 कप और मैं बताना चाहूँगा जो कि क्वेश्चन आता है, एक होता है थॉमस कप, एक होता है उबेर कप। तो थॉमस जो कप होता है वह वीमेन के लिए होता है, क्या होता है, वीमेन के लिए, और जो उबेर कप होता है, गलत बोल रहा हूँ, थॉमस कप होता है वो मेल के लिए होता है, उबेर कप जो होता है वह होता है फीमेल के लिए। तो ये सब याद रख लीजिएगा। तो सैयद मोदी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है वह बैडमिंटन से ही रिलेटेड है। तो थॉमस कप जो है मेंस के लिए होता है, उबेर कप जो होता है फीमेल के लिए खेला जाता है, ये सब याद रखिएगा। एक जो है आपको पता होगा वेलिंगटन ट्रॉफी। तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ये दिया जाता है आपको नौकायान में, याद होगा ना। मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि रामनिवास रुइया चैलेंज ट्रॉफी, रामनिवास रुइया चैलेंज ट्रॉफी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वह किसमें दिया जाता है, ठीक है। वह स्पोर्ट्स का नाम है, बी से बताइए जरा। नेक्स्ट आता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी इज क्या। तो वही डीडीटी के बारे में था जो कि आपने थंबनेल में देखा था। तो डीडीटी जो है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसको जो बायोलॉजिकली, यानी कि बोल सकते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया है उसको सड़ा गला कर उसको जो है क्लीन कर देते हैं, और नॉन वर्ड लग गया तो उसका जस्ट अपोजिट हो गया, यानी कि उसके द्वारा जो है अपघटित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो भी जीव है उसको अपघटित भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ओके ना। तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस डीडीटी को याद रखिएगा। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है। इसका देख लीजिएगा, इससे कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम देख लीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यहाँ पे छोड़ दिया गया है जहाँ से मैं उठाया था, देख लीजिएगा। यहाँ पे डाइक्लोरो है, क्लोरीन है, यहाँ पे डाइक्लोरो, डाइफिनाइल है, 2 ठो है, और उसके बाद यहाँ पे 3 बार यहाँ पे था ना, 1 2 3, तो हो गया ना ट्राइक्लोरो, और ये कार्बन को यहाँ पे इथेन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। तो ये है डीडीटी। कभी कभी नाम भी आपसे पूछ देते हैं केमिकल नेम क्या है, और इसका स्ट्रक्चर तो मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रक्चर पूछेंगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में होता क्या है ना कि कभी कभी एक इमेज दे देंगे या उसके बारे में पूछ देंगे कि इसके जैसे ये क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन देखा गया है, आता है कंप्यूटर में, तो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, जो कि जीएस का एक पोर्सन है। तो इसको देख लीजिएगा, यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन जो है करेक्टली मैच नहीं है। मणिपुर है, इसमें देखिए नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा में जो सीट्स की संख्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो यह नॉर्मली पीएससी जो होता है, आप लोग बोल सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यानी कि जैसे कि जेपीएससी है और भी कुछ, तो उस टाइप में जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। लेकिन जो है 1 नंबर क्वेश्चन में आपसे कभी कभी पूछ भी सकता है कि इसमें जो है कितना विधानसभा की सीटें हैं। तो नॉर्मल तो इतना तो डिटेल में आप लोग मत याद कीजिएगा, लेकिन जो आस पड़ोस का जो झारखंड का 5 स्टेट है उसका कम से कम याद रख लीजिएगा, और अपना तो सबका याद होगा। याद है कि भूल गए वो भी? तो बताइए कि झारखंड में कितने विधानसभा की सीटें हैं, और हमारे जो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं 5 के 5 उसमें विधानसभा की सीट की संख्या लिखिए। एक तो यहीं पे आंसर मिल गया जो कि सबसे ज़्यादा है। मणिपुर है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है और फिर उत्तराखंड है। तो सही आंसर इसका मणिपुर है ना। तो मणिपुर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सीट है वह है 60 है, न कि 62, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो देख लीजिएगा, यही इसका गलत आंसर था। बाकी गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है सबसे ज़्यादा, और उत्तराखंड में 70 है। तो 403 याद रखिएगा सबसे ज़्यादा है ना, तो इसको ना डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है। और उत्तर प्रदेश से एक और क्वेश्चन भी आता है, ये भी याद रखिएगा कि इसमें लोकसभा की ना अधिकतम सीटें हैं, 80 सीट है लोकसभा का।
तो ये भी पूछा जाता है। और विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट है, आपको पता होगा पॉपुलेशन वाइज जो है सबसे बड़ा जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, और एरिया वाइज तो आपको पता होगा राजस्थान है। ठीक है, ये सब कुछ याद रख सकते हैं। मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें हैं। तो पूरा अगर याद नहीं रख पाते हैं तो कम से कम अपना जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में खबर जरूर रखिएगा, तो पड़ोसी का खबर जरूर रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट टू द एरिया। बोला जा रहा है कि एरिया वाइज अगर बोलिएगा तो कौन सा नदी का जो बोल सकते हैं कि जो नदी घाटी का जो क्षेत्रफल वह सबसे ज़्यादा है, तो वह जो है आपका है महानदी। ठीक है, तो महानदी को याद रखिएगा, इसका जो है क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। देख सकते हैं महानदी का कितना हो जाएगा, 1,41,000 हो जाएगा, 589 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, तो इसका एरिया सबसे ज़्यादा हो जाता है। देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ से ये रिवर निकलती है, आपको पता होना चाहिए महानदी के बारे में। और यहाँ पे धमतारी एक जगह है। नर्मदा रिवर तो आपको पता होगा मैकाली अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से एक और रिवर निकलती है सोन रिवर, जो कि झारखंड में भी आती है, और यह झारखंड की एकमात्र 12 मासी यानी कि पेरेनियल रिवर है। ताप्ती रिवर आपको मुलतई जगह से देखने को मिलेगा एमपी में, और कावेरी रिवर आपको ताल कावेरी से देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट। ये सब याद रख सकते हैं। गोदावरी रिवर आपको नासिक से निकलेगी महाराष्ट्र, ये सब याद रख लीजिएगा, गोदावरी निकलते हैं नासिक महाराष्ट्र से। उसके बाद कृष्णा रिवर आपको देखने को मिलेगा महाबलेश्वर से निकलते हैं, महाबलेश्वर हिल से। गंगा रिवर जो है आपको निकलती है गंगोत्री से, और यमुना रिवर निकलती है यमुनोत्री से। ओके, ये सब कुछ याद रख सकते हैं। ये गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज कोल, फ्लोरीन, ग्रेफाइट या फिर डायमंड। तो बहुत लोग तो इसको ना टिक लगा देंगे डायमंड, तो डायमंड को टिक लगा लीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि डायमंड सबसे कठोर है, लेकिन थर्मोडाइनमिकली जो है से कठोर यह नहीं है। थर्मोडाइनमिकली कहने का मतलब होता है ना कि कौन जैसे ज़्यादा हीट झेल सकता है। तो डायमंड का देखिएगा ना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक तरह से बोल सकते हैं, वह जो होता है ग्रेफाइट से कम होता है। यानी कि अगर डायमंड क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, यहाँ के यहाँ तीनों के तीनों जैसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ही है, ये तीनों जैसे कार्बन ही होता है। तो अगर इसको जला दीजिएगा आप लोग तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कुछ नहीं होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ओके ना, तो जो है से डायमंड जो है से जल्दी जो है से जल जाएगा। ओके, लेकिन ग्रेफाइट जो है से थोड़ा सहेगा। इसका मतलब जो थर्मोडाइनमिकली जो ज़्यादा स्टेबल है वह ग्रेफाइट होगा, तो इसका आंसर ग्रेफाइट होगा। थर्मल मतलब क्या होता है, थर्मल मतलब होता है हीट, और डायनेमिक मतलब होता है मोशन। यानी कि आप लोग थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे हीट का आपको स्टडी कराया गया होगा मोशन में। ठीक है, कि हीट जो है ए सिस्टम से बी में जा रहा है तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इस तरह से कुछ कहानी होता है। तो आंसर इसका सी है, याद रखिएगा ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होते हुए भी जो है यह मेटल जैसा हरकत करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है। तो ये एक्सेप्शन में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ यानी कि कठोरतम अगर पदार्थ पूछेगा तो आप लोग डायमंड लगाकर आइएगा। और ग्रेफाइट जो है आपको अगर जनरल साइंस के अंदर जाके अगर क्वेश्चन पूछें कि यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, तो कार्बन का पता होगा एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिएगा तो आएगा 2 और 4। तो 4 जो होता है इसका आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 4 यहाँ पे कार्बन के लिए वैलेंसी भी होता है। तो ग्रेफाइट में जो है 3 के 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है किसी न किसी कार्बन के साथ, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रहता है, इसीलिए जो है यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, या तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो आयन चाहिए। आयन पता है ना, प्लस माइनस आयन जो होता है वही। आंसर इसका सी है। विच ऑफ द फ्लोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। बोला जा रहा है कि इनमें से बोल सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति जो उत्पादन करने की जो क्षमता है वह किस तट में है, तो वह आपको खंभात का कोस्ट में देखने को मिलेगा। यह गुजरात में आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में, यानी कि आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। तो खंभात में जो है सबसे ज़्यादा जो है से आपको देखने को मिलेगा कि जो है से आप लोग टाइडल एनर्जी के समान है। टाइडल एनर्जी क्या होता है, ज्वारीय। ज्वार क्यों होता है आपको पता होगा, जो सन और मून का जो होता है, या मून या अर्थ का बारे में बोलिए, तो मून का और अर्थ के बारे में बोलिए, सन नहीं, तो मून और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके चलते जो है ज्वार आता है। और जो ज्वार आता है तब उसका हम लोग हार्नेस कर लेते हैं टर्बाइन को घुमाने में, और अल्टीमेटली इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है ना, तो ये सब कुछ कहानी होता है। तो ये जो है आपको ना रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। तो आंसर इसका डी है, खंभात कोस्ट। दी बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस काउजेस। तो बैसिलस जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस है वह करता है
निमोनिया। तो निमोनिया याद रखिएगा, अगर पूछे क्वेश्चन ऐसे कि निमोनिया किससे होने वाला डिजीज है, 4 ऑप्शन डाल देगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो आंसर उसका वायरस होगा। और इसका याद रख लीजिएगा, वायरस का नाम बैसिलस हीमोफिलस है। निमोनिया मेनली रूप से चिल्ड्रेन को अफेक्ट करता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बड़े बड़े लोगों को भी जो है सही पानी पिला देता है कभी कभी। आंसर इसका सी है, निमोनिया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दार्शनिक है, उनके कुछ दिए, उनके द्वारा जो प्रतिपादित दर्शन है, तो याद रख लीजिएगा कम से कम रामानुज का और एक वल्लभाचार्य का, इतना तो आप लोग भूलिएगा नहीं। इस पे जो है जनरल हिंदी, जो जनरल हिंदी होता है उसमें भी क्वेश्चन जो है भर भर के इसे आता है। तो रामानुज जो थे वह विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक थे, जो वल्लभाचार्य हैं वह शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक हैं, जो मध्वाचार्य है वह द्वैतवाद के संपादक हैं, प्रतिपादक हैं सॉरी, और निम्बार्क जो है वह द्वैताद्वैत के प्रतिपादक हैं। तो आंसर इसका कहाँ जाएगा, 1 का डी, 1 का डी होगा, और 2 का सी, 1D 2C, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है, देखते हैं आगे। उसका 3 का ए चला जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा ना, इसको देख लीजिएगा, बी इसका आंसर है। तो कुछ याद रखें चाहे ना रखें, रामानुज और वल्लभाचार्य का याद रखिएगा। रामानुज जो है वह विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक हैं और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन 14 आता है, विथ रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो आपको करेक्ट बताना है, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो बिल्कुल गलत बात है, ओके ना, छठा नहीं 7वां है। तो जैसे ही ऑप्शन 1 गलत हुआ, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जितना भी दुनिया में मतलब वर्ल्ड है उसका लैंड का 2.4% जो है इंडिया के पास है। बिल्कुल सही बात है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके ना, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, जो कि इंडिया को लगभग 2 पार्ट में बांटता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 और 3। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है गलत है। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन, ये जो कंप्लीटली वर्ड है ना, इसके चलते ये ऑप्शन कंप्लीटली गलत हो गया। समझिए क्यों, क्योंकि इंडिया जैसे ट्रॉपिकल जोन में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन दोनों में इंडिया आता है, यानी कि अगर ट्रॉपिकल का हिंदी होता है उष्णकटिबंधीय, और जो है से सब ट्रॉपिकल का होता है उपोष्णकटिबंधीय, तो इंडिया दोनों में आता है, न कि सिर्फ ट्रॉपिकल में आता है। क्लियर, तो इसीलिए जो है ऑप्शन जो है 4 गलत हो गया, ओके ना, ट्रॉपिकल में है और साथ ही साथ सब ट्रॉपिकल में ही भी है। इंग्लिश वाले याद रख लीजिएगा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों है, और हिंदी वाले उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों में आता है। और इंडिया का लेंथ याद है ना, 2933 इधर से, और इधर से 3214, ये सब याद रखिएगा, सारा किलोमीटर में है, मीटर में नहीं है। आंसर इसका ए है। और पॉपुलेशन वाइज हम लोग दूसरा स्थान पे हैं, चाइना को अभी पछाड़ देंगे 2023 में ही, वेट कीजिए थोड़ा। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि जो संविधान की जो मूल संरचना की जो अवधारणा है वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में प्रतिपादित किया गया था। तो जो सर्वोच्च न्यायालय जो है वही जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वह लेकर आती है। तो इससे मिल रूप से होता क्या है, आइए इसको चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान में जो मूल संरचना है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अंदर में आपको जाकर जो करना है करते रहिए, लेकिन जहां भी जो है मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हनन कीजिएगा, वहां सुप्रीम कोर्ट जो है डंडा लेकर आपके समक्ष आ जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग लेआउट कर दिए, ओके ना, तो लेआउट मत कहिए, बल्कि बोलिए कि ये बाउंड्री कर दी हम यहाँ बाहर से, तो इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है बेसिक स्ट्रक्चर, अंदर में आपको जो करना है करते रहिए, इधर करते रहना है, जहां इधर टेढ़ मेढ़ कीजिएगा तुरंत जो है आपको जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया, तो यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि मूल जो अवधारणा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये टाइम टू टाइम जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है कि क्या होता है, टाइम टू टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ही बोलती है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, तो आप लोग जो है इस पर काम मत कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। तो वह केस जो था वह केशवानंद भारती का केस था, उसी के बाद में जो है इसको प्रतिपादित किया गया था जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है। 1973 में ना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर उस समय लाया गया था ना, तो कनेक्ट करके याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 है, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। तो कॉपर में जो है का सबसे अग्रणी उत्पादक बोल सकते हैं कौन है, तो वह चिली है। चिली का कैपिटल आपको पता होगा सैंटियागो है, और करेंसी यहाँ पे पेसो चलता है। चिली आपको याद है ना, अटाकामा डेजर्ट, तो यह चिली में ही पड़ता है। यह किस कंटिनेंट में है, आपसे यह क्वेश्चन रहेगा। फोटोकेमिकल स्मोक एलवेज कंटेन्स, तो फोटोकेमिकल स्मोक में हमेशा क्या होता है, फॉस्फोरस, ओजोन, मीथेन या फिर एल्युमिनियम आयन।
तो इसमें ना ओजोन होता है, तो ओजोन के साथ जो ऐसे मिलता है स्मोक, तब जाकर एक फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो ओजोन इसमें पोल्यूटेंट के रूप में होता है। ओके ना, स्मोक और टर्म को देखिएगा तो इसमें स्मोक प्लस फॉग मिला होता है, तब जाकर यह स्मोक बनता है। और ओजोन भी इंपॉर्टेंट है, यह 3 कार्बन परमाणु वाला एक जो है से बोल सकते हैं कि अणु है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कभी पूछते हैं कि O3 में कितने जो है से ऑक्सीजन के एटम है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ देते हैं। तो इसमें 3 होता है, आंसर इसका बी है। एक स्मोक आता है, एक टाइप का स्मोक है, देख लीजिएगा, इसका नाम है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको शॉर्ट में PAN पैन बोलते हैं। क्लास 12 में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एक तरह का पोल्यूटेंट है स्मोक, इसको बोला जाता है। फुल फॉर्म ये देखिएगा PAN का, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, यह पैन है, वो पैन कार्ड नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये दूसरा पैन है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज, अरे भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सुन्नी ट्रायंगल इन इराक। तो इराक में ना एक सुन्नी ट्रायंगल है, आइए दिखाते हैं सुन्नी ट्रायंगल, फिर आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो एक सुन्नी ट्रायंगल, तो यहाँ पे सुन्नी देखिएगा तो एक 3 जगह है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ध्यान देखिएगा। तो तिरकिट देखने को मिलेगा, यहाँ पे रामादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बगदाद देखने को मिलेगा। तो 3 से जो है से यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम का जो है से यहाँ पे बोल सकते हैं कि रीजन बनता है, तो इसको सुन्नी ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो तिरकिट है, रामादी देखने को मिलेगा, और उसके बाद बगदाद, तो 3 से मिलकर एक सुन्नी ट्रायंगल बनता है। यह प्लेस इराक में है, इसको याद रखिएगा। बसरा इसमें नहीं आता है, तो वही क्वेश्चन था आपसे, कौन नहीं है। लोकेशन इसका देख लीजिएगा, इराक में। कैपिटल करेंसी जरा लिखिए, कैपिटल तो इसका बगदादी है, पता चल गया हो। करेंसी लिखिए जरा। अरेंज द फ्लोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि जिस समय उन लोगों का स्थापना उन लोग का किया गया था, उसके अकॉर्डिंग उन लोग को सजाना है। तो बहुजन समाज पार्टी आया पहले, फिर समाजवादी पार्टी है, उसके बाद जो है तेलुगु देशम पार्टी है, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा अगर कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सबसे बाद में बना था। क्या बना था? सबसे बाद में बना था, 1998 में यह आया था। ओके ना, तो यह जो है से सबसे बाद में आया था। तो ऑप्शन 4 सबसे लास्ट में आना चाहिए। यह क्वेश्चन आई थिंक ना यूपी पीसीएस का है, यूपी पीसीएस का है। तो देख लीजिए, पीसीएस में नॉर्मल जो है से क्वेश्चन नहीं होता है, चारों के चारों ऑप्शन में जो है से लास्ट में ही 4 है, क्योंकि उसको ही पता है कि आपको पता है कि तृणमूल कांग्रेस जो है से ईजी है, सबसे लास्ट में आया था जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था आईएनसी में, उसके बाद। तो इसको देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले जो पार्टी आ रहा है पिक्चर में, वो आएगा तेलुगु देशम पार्टी, 1962 में। ओके ना, TN रामाराव के तरफ से, या नाम था कुछ ऐसा ही नाम था इनका, या RT रामाराव कुछ नाम होगा, देखना पड़ेगा। इस तरह से कुछ नाम था। तो उन्हीं के द्वारा जैसे तेलुगु देशम पार्टी जो है फॉर्म किया गया था। उसके बाद जो आएगा से बहुजन समाज पार्टी आएगा। बहुजन समाज पार्टी आएगा आपका 1984 में। तो 1984 में बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया गया था काशीराम के द्वारा। दूसरा आएगा आपका समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी तो इंपॉर्टेंट है, 1992 में इसको फॉर्म किया गया था। किसके द्वारा? मुलायम सिंह यादव के द्वारा। तो मुलायम सिंह यादव जो है अभी रिप बन गए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इनका पार्टी है समाजवादी पार्टी, 1992 में इसको फॉर्म किया गया था। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तो मैं बताया था कि 1998 में ऐसे आया था। तो सबसे पहले कौन आ रहा है भाई? तो सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी आ रहा है, तो ऑप्शन 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा इधर 1994 में समाजवादी, यानी कि 3 के बाद 2 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद 1992 सॉरी 3 के बाद यहाँ पे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है 1, 3 का 1 होगा, उस 3 के बाद 1 होगा। उसके बाद 1992 है, तो 2 ऑप्शन आएगा, और उसके 2 ऑप्शन, उसके बाद लास्ट में 4 होगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4, आंसर इसका ये हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, तो यही ऑर्डर था इसका, ऑप्शन ए। डेट याद रखिएगा, 1984 था यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी है 1992 में इसको फॉर्म किया गया था मुलायम सिंह यादव के द्वारा। तृणमूल कांग्रेस जो आया था यहाँ पे 1998 में आया था। और तेलुगु देशम पार्टी बहुत पुरानी है, 1962 में। शायद TN रामाराव कुछ इसी तरह का नाम था उनका। आंसर इसका ए है। क्वेश्चन 20 है, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द, देखिए इतना दिन का लेक्चर रिकॉर्ड करो, काफ़ी दिक्कत हो रहा है, मतलब तो इसलिए चीज़ों को ना कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी होता है। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय। तो बोला जा रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होता है, जो परीक्षण होता है, परीक्षक का रिपोर्ट होता है, परीक्षण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, तो उसको जो है परीक्षण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, ऑडिट रिपोर्ट जो दिया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा,
तो वह पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको चेक करती है, इसको याद रख लीजिएगा। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल ना 22 मेंबर होते हैं, 15 जो होता है से लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं से राज्यसभा से होते हैं। और इसका जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होते हैं वह विपक्ष के नेता जो होते हैं, जो विपक्ष मतलब बोल सकते हैं विपक्ष के पार्टी से जो है से बनाया जाता है। ओके ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी 15 + 7 टोटल 22 मेंबर होते हैं। और जो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है एस्टीमेट कमेटी, उसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। यह पार्लियामेंट का सबसे बड़ी कमेटी होता है। एक क्वेश्चन ये आएगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके जो बोल सकते हैं कि जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट कौन करता है। तो देख सकते हैं इसमें लोकसभा का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही जो है से अपॉइंट करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 है, यहाँ पे कुछ सेंटर है और इंडस्ट्री है। ओसाका है, डेट्रॉइट लिखा हुआ है, क्यूबा लिखा हुआ है या फिर सेंट पीटर्सबर्ग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ओसाका जापान में देखने को मिलेगा। यह कॉटन टेक्सटाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब फेमस है। तो 1 का तो सी हो गया। उसके बाद डेट्रॉइट आपको देखने को मिलेगा, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। क्यूबा में सिगार होता है, यानी कि टोबैको वगैरह काफ़ी वहाँ प्रोडक्शन होता है। और सेंट पीटर्सबर्ग में आपको देखने को मिलेगा शिप बिल्डिंग का काम होता है। तो 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। ओके, आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और भारत का पिट्सबर्ग किसको बोला जाता है, तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को बोला जाता है। एज पर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज रजिस्टर्ड मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स। तो इंडिया जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया था, आपको देखिएगा 1987 से इसको प्रकाशित किया जा रहा है। तो 2021 में जो रिपोर्ट आया था, कौन सा रिपोर्ट होगा आप लोग ये बताइए जरा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज हुआ था वह आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो सबसे ज़्यादा आपको पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जैसे वृद्धि कहाँ पे हुआ, ये क्वेश्चन है कि वृद्धि कहाँ हुआ। यानी कि पहले मान लेते हैं कि कोई 10 से जो है से 12 हुआ, ठीक है, पहले 10 से 12 हुआ, कोई 10 से 50 हो गया, तो ज़्यादा वृद्धि तो ये हुआ, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ से 300 से मान लेते हैं ना 309 भी हुआ, तो ये तो कम हो गया ना। तो ज़्यादा वृद्धि का मतलब होता है कि इस तरह का कहानी कि 10 से 80 हो गया, यानी कि ज़्यादा वृद्धि हो गया। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दर्ज किया गया था। इसको देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अगर फॉरेस्ट पूछेंगे तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है डेंसिटी के रूप में। डेंसिटी अगर पूछेगा तब, और नहीं तो परसेंटेज वाइज पूछेगा कि जितना लैंड है उसका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किसके पास है, तो आंसर उसका मणिपुर होगा। तो आंसर याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज किया गया था। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है। और अगर परसेंटेज वाइज पूछेगा तो मणिपुर आंसर लगा लीजिएगा। ओके, आंसर इसका। और अभी वर्तमान में देखिएगा तो 24.62 के आसपास परसेंटेज इतना फॉरेस्ट है, जबकि पर्यावरण के संतुलन के लिए लगभग 33% फॉरेस्ट चाहिए। और झारखंड में फॉरेस्ट आपको 29.71% देखने को मिलेगा ना, इसको ध्यान रखिएगा। पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, उसमें ना जो फॉरेस्ट का डेटा है 2021 का वर्ड में डाल दूंगा, ठीक है। इसमें स्लाइड लगाना भूल गया। झारखंड जी के देख लीजिए। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है राखा खदान, एक खदान है, तो झारखंड किस जिले में है, तो यह शिवू में देखने को मिलेगा। यह कॉपर के लिए फेमस है ना, इसको ध्यान रख सकते हैं। तो राखा जो कॉपर माइन है वह शिवू में देखने को मिलेगा। और इंडियन कॉपर लिमिटेड की स्थापना किया गया था 1930 में, इसको याद रखिएगा। घाटशिला तो आपको पता होगा ना, घाटशिला फेमस है उसी के लिए। मैथन डैम किस पर है, तो मैथन डैम है से बराकर रिवर पे है। बराकर जो है दामोदर रिवर के सहायक है। और दामोदर रिवर तो काफी इंपोर्टेंट से काफी क्वेश्चन आपसे बनकर आता है। ये कहता है डीवीसी की दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भारत की पहली रिवर वैली प्रोजेक्ट थी, 1948 में इसको स्टार्ट किया गया था। ओके ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दामोदर है और झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर, और सबसे प्रदूषित भी है। ओके, इसको याद रखिएगा। इसको बंगाल का शोक कहते हैं। ओके ना, सोर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल नहीं बोलते हैं। टेरर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, आप लोग बताइए। एक घास का नाम है, उसका नाम ई से स्टार्ट होता है, बताइए जरा। कुछ और बताते हैं। जो सोनरेखा रिवर है यह आपको देखने को मिलता है पिस्का रांची से निकलती है, नगड़ी भी कभी कभी बोला जाता है। और मीनाक्षी इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह निकलती है आपको त्रिकुट पहाड़ी से, ठीक है, जो कि देवघर में है। Who led the 1857 rebellion in the entire Sirbhum region along with भगवान सिंह एंड रामनाथ सिंह। तो आपको पता होगा वो अर्जुन सिंह थे, ठीक है। अर्जुन सिंह आपको पता होगा पोरहाट के राजा थे। तो वही जो 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किए थे। जो 1857 का क्रांति है आपको पता होगा से, तो मेरठ में स्टार्ट हुआ था 10 मई से। लेकिन झारखंड में ना यह रोहिणी ग्राम से स्टार्ट हुआ था ना, रोहिणी देवघर से, इसको याद रखिएगा। और यह जो है अजय रिवर के किनारे है ना, अजय
आंसर इसका सी है। मुंडा ट्राइब दैट बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो-एशियाटिक ग्रुप इज सेड टू बी अराइव फ्रॉम। तो मुंडा लोग के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो बोला जाता है कि मुंडा लोग जो हैं से आए थे तिब्बत से, ओके ना। और साउथ इंडिया से कौन आए थे? तो साउथ इंडिया से जो उरांव जनजाति है वह साउथ इंडिया से आए थे, इसके बारे में याद रखिएगा। या ऑस्ट्रो-एशियाटिक ग्रुप से मुंडा जनजाति बिलोंग करती है। संथाल भी ऑस्ट्रो-एशियाटिक ग्रुप से ही बिलोंग करती है। Who was the first women hockey player from Jharkhand to play in Olympic? तो इसका आंसर है निकी प्रधान। तो निकी प्रधान के बारे में याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी जितने भी यहाँ पे अंशुता लकड़ा, सावित्री पूर्ति, सुमराय डेटे, सारा का सारा जैसे हॉकी के ही प्लेयर है। यहाँ पे हिंदी इसका ट्रांसलेशन गलत हो गया है, इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, साक्षी शहर का नामकरण जमशेदपुर किसने किया? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था 1919 में ना, इसको याद रखिएगा। नेतरहाट रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो यह 1954 में नेतरहाट स्कूल का स्थापना किया गया था, याद रख लीजिएगा। यह लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा और वहाँ जहाँ पे सनसेट पॉइंट है। और झारखंड का जो सबसे मतलब बोल सकते हैं कि जो हाईएस्ट वाटरफॉल है बुड्ढा घाघ, वह झारखंड मतलब लातेहार में ही है, वहीं पे आप देखने को मिलेगा नेतरहाट। 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल काफ़ी फेमस है झारखंड में, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। द असिस्टेंट ऑफ द हेड टू द विलेज अंडर मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो मुंडा मानकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है मुंडा जनजाति का है, तो इसमें जो हेड होता है गांव का हेड, उसका जो सहायक होता है उसको डाकुआ कहा जाता है। ओके, तो मुंडा का जो सहायक होता है, गांव का जो हेड होता है उसको मुंडा कहते हैं, तो उसका सहायक होता है वह डाकुआ होता है। या मानकी क्या होता है? तो मानकी जो होता है बहुत सारे गांव को मिलाकर एक पीढ़ बनता है, तो उस पीढ़ का जो हेड होता है उसको मानकी बोला जाता है और पाहंत पुजारी होता है, इसको याद रखिएगा। Which of the following dances of Jharkhand has got its name its nomenclature based on lineage? तो lineage पर आधारित जो है डांस कौन सा है? तो यह छऊ डांस है, इसके बारे में याद रख लीजिएगा। और छऊ डांस आपको पता होगा जहां से यह निकलता है और जिस रीजन से उसी के से जो है इसका नाम रखा जाता है। जैसे कि झारखंड में सरायकेला छऊ है, ओके, आप लोग नाम सुने होंगे। जैसे कि उड़ीसा में मयूरभंज छऊ है। जनी शिकार को देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में कुछ डाला हुआ भी है शायद। और तपन पटनायक ना, तपन पटनायक जो है से छऊ डांस के लिए फेमस है झारखंड में, याद रखिएगा। जनी शिकार है 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात जो है से किया जाता है और यह सिंगी दाई की याद में किया जाने वाला एक तरह का त्योहार है, फेस्टिवल है। तो जनी शिकार के बारे में याद रखिएगा, 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात इसको किया जाता है। आंसर इसका ए है, छऊ डांस। वारंग चिती है, वारंग चिती एक लिपि है, तो यह किस बोल सकते हैं किस भाषा से संबंध? संथाल, हो, खड़िया, फिर ओराव। आंसर इसका बी हो जाएगा। वारंग चिती स्क्रिप्ट है। और एक आपका है ओल चिकी। तो ओल चिकी तो आपका संथाल का है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ओल चिकी पर। तो ओल चिकी है संथाल का और वारंग चिती है, वारंग चिती वह है हो भाषा है, हो भाषा भी है, जनजाति भी है। और देख लीजिएगा वारंग चिती लिपि है, उसके जो विकास किए थे वह लको बोदरा थे और इसका किए थे आपको रघुनाथ मुर्मू, जिसको आप लोग गुरु गोमके के नाम से भी जानते हैं। लको बोदरा के द्वारा वारंग चिती लिपि विकसित किया गया था। क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फ्लोइंग सीएम्स ऑफ झारखंड हैज वर्कड थ्राइस, यानी कि 3 बार काम किए हैं, वह शिबू सोरेन है। इनके बारे में याद रख लीजिएगा, शिबू सोरेन। अभी जो हेमंत सोरेन ऐसा नहीं हुआ, ये दूसरी बार इनका अपॉइंटमेंट किया गया है ना, कुछ पहले एक बार भी और पहले बने थे और दूसरी बार अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे है शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा भी 3 बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट सेक्शन 4 में जेपीएससी कोर्स में देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेपीएससी का 2021 का। विच स्टेट है द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है से आप लोग हाईएस्ट जो है से कर सकते हैं उत्पादन? तो वह आपका राजस्थान है। कॉमन सेंस के बेसिस भी कर सकते हैं। राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, थार डेजर्ट भी है, तो वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है। आप लोग हार्नेस उसको नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन पोटेंशियल ज़्यादा है राजस्थान में। विच ऑफ द फ्लोइंग एटॉमिक पावर प्लांट्स हैज लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी? तो जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है तारापुर महाराष्ट्र में, तो उसका ना कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो इसको याद रखिएगा, तारापुर आंसर हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? तो लार्जेस्ट ट्राइब है जो जेपीएससी के द्वारा जो आंसर दिया गया था वह भील ट्राइब को लार्जेस्ट ट्राइब बोला गया है, फॉलोड बाई गोंड। तो इसको आंसर सी है, भील ट्राइब इज लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया में। वेयर डज टोडा ट्राइब मेनली फाउंड? तो टोडा जनजाति जो है से आपको देखने को मिलेगा यह तमिलनाडु में, नीलगिरी रीजन है ना, वहीं पे जो है से टोडा जनजाति देखने को मिलेगा और टोडा भाषा भी इन लोग बोलता है।
व्हाट इज द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए 33% फॉरेस्ट चाहिए, जो कि मैं बताया था कि जो न्यूज़ फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग 24.62% ही जो है सिर्फ फॉरेस्ट इंडिया में है। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट जो नेचुरल पोर्ट है वो आपको पता होगा मुंबई है, भारत का सबसे बड़ा यह बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा वाइजैक विशाखापट्टनम, इसको याद रखिएगा। विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी। तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा है ओके ना वर्ल्ड में, तो वह है आपका बंगाली। तो बंगाली सबसे ज़्यादा बोला जाता है हिंदी के बाद। नेक्स्ट है विच स्टेट है द मैक्सिमम रोड डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा जो रोड डेंसिटी है वह कहाँ पे है, तो वह देखने को मिलेगा केरला में। तो केरल में सबसे ज़्यादा रोड का डेंसिटी है। वेयर इज इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो इंडियन जो ग्रासलैंड और फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह झांसी में देखने को मिलेगा, या यूपी में है, ठीक है। और यूपी में एक और जगह है आपको देखने को मिलेगा कानपुर, तो वहाँ पे इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, उसको याद रखिए। जहाँ पे IIT कानपुर है उसी के आसपास देखने को मिलेगा इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहीं पे है आपको झांसी, यूपी में ही है। तो वहीं पे ग्रासलैंड और फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे दें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें, फिर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी थोड़ा डिसकंटिन्यू हो, फिर कंटिन्यू होगा, अभी तक एग्जाम भी नहीं है। आप लोग तैयारी करते रहिए, खासकर GS का तैयारी तो आप लोग जरूर कीजिएगा। और मैथ्स और मुझे नहीं लगता है रीजनिंग में तो आप लोग को कोई दिक्कत होगा, तो उतना तो आप लोग कर लीजिएगा। पेपर 3 आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।